सनत कुमार जी, महाविद्यालय की सम्मानित शिक्षिकाएं, मेरी प्यारी छात्रा, आज बहुत सौभाग्यशाली और गौरवशाली क्षण है जब हम सब लोग देश के 75वें गणतंत्र दिवस की खुशियों को, इस मंगल बेला को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हम साथ हैं आज के दिन। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में ये बात व्यक्त की कि ये गणतंत्र दिवस अन्य गणतंत्र दिवसों से कुछ विशिष्ट है, कुछ अलग है। और इस चीज को आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जैसा उत्साह हम पिछले 22 तारीख से ये देश, पूरा भारतवर्ष, जैसा उत्साह, उल्लास, उमंग, ऊर्जा हम सारे भारतवासी महसूस कर रहे हैं, वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। हम भारतवासियों ने, मैंने तो 1962 में मेरा बर्थ हुआ था और आज से 3-4 दिन पहले तक भी मेरे लिए ये स्वप्न था कि हमारे श्री राम लला अपने सुंदर से महल में विराजमान होंगे, जिन्होंने टेंट में सर्दी, गर्मी, धूप, आंधियों से काफी समय तक जिनको झेला है, वो आज कितने सम्मान के साथ अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वप्न को साकार होते हुए देख रहे हैं और ये हम सब भारतवासियों के लिए सम्मान की बात है। पूरे विश्व में इस घटना से हमारा गौरव, हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप ये देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में निरंतर भारत ने दुनिया के विश्व के मानचित्र पर अपनी प्रतिष्ठा को उत्तरोत्तर बढ़ाने का काम किया है। हम विकसित देशों की श्रेणी में आज खड़े होने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। ये आज का भारत है। एक वो भारत था जो पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। एक वो भारतवासी थे जो भारत माता को स्वाधीन बनाने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे दी इस भारत माँ को स्वाधीनता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए। ये सब जो आज हमारे सामने है, जो देश जहां आप सांस ले रहे हैं, कभी क्षण भर के लिए आंख बंद करिए और उस कालखंड की कल्पना करिए जब भारत पराधीन था और विश्व की सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी संस्था, जिसमें राष्ट्र जो कहा करता था कि कभी हमारा सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसा ताकतवर औद्योगिक देश जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसने हमें गुलाम बनाकर रखा। कितने संघर्ष किए होंगे, कितने बलिदान दिए होंगे जब हमको आजाद भारत में सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये है ना गीत, कहाँ से लाए हैं कृष्ण निकाल कर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्या है उस गीत की पंक्तियां? हम लाए तूफान से किश्ती निकाल कर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो आज
ये बड़े भावुक शब्द हैं और इन भावुक शब्दों के मर्म को आपको फिर से याद करना है। यही आज के गणतंत्र दिवस पर शहीदों को सबसे सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। इस देश को रखना है। हमारी पुरातन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, इसके कारण ही विश्व में भारतवर्ष की पहचान है। सांस्कृतिक विविधता, बहुलता वाला ये देश जो है, इसी के बारे में कहा गया है, सारे जहां से अच्छा गुलसितान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद तो अद्भुत पंक्तियां हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। उसके आगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये इसमें सारा सार छुपा हुआ है भारत के अतीत का, भारत के वर्तमान का और भारत के भविष्य का। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारे। कितनी संस्कृतियां इतिहास के कालखंड में आई और काल कमलित भी हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति की पताका आज भी उन्नत है। आज भी पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का परचम लहरा रहा है। कोविड काल में पूरे विश्व ने, दुनिया के पश्चिमी देशों ने, दुनिया के विकसित देशों ने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे चिकित्सा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे ज्ञान विज्ञान सबका लोहा सारे विश्व ने माना उस कोविड आपदा महामारी के समय। हमारी चिकित्सा पद्धति का सबने मान लिया। अमेरिका तक दुनिया के विभिन्न देशों से असंख्य लोगों के पास फोन आते थे कि कौन सा काढ़ा लिया जाए, तो कौन सी छाप होती है अर्जुन की, कौन सा हम लोग ये काली मिर्च होती है, दालचीनी होती है, उस समय एक और गिलोय। ये सब हमारे जितने भी रिलेटिव्स विदेशों में हैं, आप सब गवाह होंगे। उस समय विदेशों से निरंतर फोन आया करते थे अपने स्वजनों के पास और वो यही सब पूछते थे। तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, हमारा अध्यात्म, हमारी नमस्कार करने वाली संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है कोविड का। तो निश्चित रूप से अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि राम लला की स्थापना हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब आना क्या है? वो कह रहे थे कि अब अखंड राष्ट्र की संकल्पना को साकार करना है। हमारा अगला मिशन वही है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और अखंड भारत की संकल्पना, इनके बीच में एक चीज है जो बहुत चुनौतीपूर्ण है और उस चुनौती का सामना हम सब लोगों को एकजुट होकर करना है। चुनौती कौन सी है? हमारे सबके सामने चुनौती है राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की चुनौती। ये है अखंड भारत राष्ट्र की स्थापना हमारा तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव हमने प्राप्त कर लिया, राम प्रतिष्ठा हो गई रामलला की। दूसरा पड़ाव है राम राज्य आना चाहिए और राम
राज्य कैसे आएगा, सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यही है। राम राज्य, अभी हमारी मैडम डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी जी ने बताया कि हमारा भारतीय संविधान और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगर आप भारतीय संविधान या भारत राष्ट्र की, अखंड भारत राष्ट्र की आत्मा को अगर आप साक्षात देखना चाहते हो तो आप अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। सिर्फ अगर आपके मन में कभी ये प्रश्न उत्पन्न हो कि हमारा भारत राष्ट्र, स्वाधीन भारत राष्ट्र कैसा है, कैसा होना चाहिए, तो आप हमारे संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, उसको आत्मसात करिए। जिस दिन हम सब भारतवासी प्रस्तावना के एक एक शब्द को आत्मसात कर देंगे और स्वयं को आत्मार्पित कर देंगे उन संकल्पों के लिए, उस दिन राम राज्य दूर नहीं होगा। उस दिन सब हम उसको उनको आत्मसात करें। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये चार चीजें हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रभु श्री राम के जितने, उनके चरित्र के जितने भी वैशिष्ट्य हैं, जितनी भी विलक्षणताएं प्रभु श्री राम के चरित्र में है, वो सारी विशिष्टताएं जो है उनका समावेश किया गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, नहीं। जिस दिन आप संविधान की प्रस्तावना और श्री रामचरितमानस को साथ लेकर बैठेंगे, पढ़ेंगे, हृदयस्थ करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे। पढ़ना अलग चीज है, रीडिंग लगा लेना अलग चीज है, एक एक शब्द का, गूढ़ शब्द का चिंतन, मनन, मंथन कर लेना अलग चीज है। आप समझने की कोशिश करिए। स्वतंत्रता शब्द हल्का नहीं है, बहुत गूढ़ है। समानता, न्याय, बंधुत्व, सारा दर्शन जो है हमारा भारत का, वो सब इन्हीं शब्दों में समाहित है। और श्री रामचरितमानस भी ऐसे ही आध्यात्मिक भारत का एक आईना है। उसमें आपको अपने पुरातन भारत की आध्यात्मिकता, नैतिकता, चेतना, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। तो राम राज्य को लाने का संकल्प हम सबको लेना है। कैसे लेंगे? राम राज्य किसी एक के लाने से नहीं आएगा। अगर आप लोग सोचते हो कि राम राज्य हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका राम राज्य लाएगी, तो वो तो छोटा सा एक राजनीतिक और प्रशासनिक अमला है। हाँ, इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश का छोटा सा हिस्सा है जो देश का नेतृत्व कर रहा है, पॉलिटिकल नेतृत्व कर रहा है, प्रशासनिक नेतृत्व कर रहा है, जो जुडिशियरी है, जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है। ये राम राज्य नहीं लाएंगे। राम राज्य कौन ला सकते हैं? We the people of India। हम भारत के लोग ही राम राज्य को लाएंगे। और राम राज्य तब आ सकता है जब आप प्रभु श्री राम के चरित्र के उन गुणों को या अपने संविधान की प्रस्तावना में दिखाए गए मूलभूत आदर्शों को अपने जीवन और अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें, तब आएगा।
शुरुआत तो किसी से होगी ना, और शुरुआत हमसे हो सकती है। हम सब अपने आप में प्रकाश का एक पुंज है। हर व्यक्ति, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके भीतर एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान है। उस दिव्य ज्योति के कारण ही आप यहाँ बैठे हुए हो। नहीं होती दिव्य ज्योति तो हम मिट्टी कहे जाते, तब हमारी देह जो है मिट्टी हो जाती। हमारे भीतर दिव्य ज्योति है, उसका उसका उसको प्रकाशित करना है हमको। अपने अंतस में विद्यमान जो दिव्यता है उसको प्रकाशित करना है। जिस दिन हम प्रकाशित कर लेंगे उस दिन राम राज्य भी आ जाएगा और अखंड भारत राष्ट्र भी बन जाएगा। चुनौती यही है सबसे बड़ी कि हम देखते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और हम भीतर से कुछ और है। जो हम हैं वो हम दिखाना नहीं चाहते, जो हम नहीं है वो हम दिखाते हैं। तो एक जो तस्वीर के जो दो पक्ष हैं, भारत, आधुनिक भारत, 21वीं सदी का जो भारत है, उसके दो तस्वीर। एक आज जो आप मीडिया में देख रहे हैं, जो आपको सारे भारतवर्ष के वातावरण में, हवाओं में गूंजती हुई दिखाई दे रही है, आज एक वो तस्वीर है भारत की। समझ रहे होंगे, जिसको आप लोग 3-4 दिनों से, जिस हवा को, जिस ऊर्जा को आप लोग अपने अंदर समेट रहे हैं, एक वो भारत है। और एक दूसरा भारत भी है बच्चों, समझ रहे? वो दूसरा भारत क्या है? जहां बेरोजगारी है, जहां भीषण गरीबी है, जहां भीषण आर्थिक विषमता है, जहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई है। एक वो भारत है जो फुटपाथ पर सोता है आज भी। एक वो भारत है जो आप आज रात में अगर सड़कों पर निकलेंगे तो सड़क के किनारे आपको जो लोग लेटे हुए दिखाई देंगे, वो भी भारत है। तो आज हम जिस समय में रह रहे हैं, वो भारत दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक इंडिया, एक इंडिया है और दूसरा भारत है। भारत और इंडिया। इंडिया वो है जो हमें दिखाया जाता है, और भारत वो है जिसको हम देखना नहीं चाहते। भारत वो है जिसको हम देखना नहीं चाहते, जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते। जिस दिन उस भारत के बाद भारत को आप देख लेंगे, सोच लेंगे, उस दिन राम राज्य की स्थापना होगी। गरीबी, भीषण गरीबी है बच्चों देश में, भयंकर गरीबी। ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने नौनिहाल आपको इस देश में इतनी भयंकर ठंड में ठिठुरते हुए दिख जाएंगे, जिनकी माँ जो है कहीं भटक रही है कि शाम को इन बच्चों को मैं भोजन कहाँ से खिलाऊंगी। बहुत बहुत गरीबी है, हृदय द्रवित हो जाएगा आपका। बड़ी आर्थिक विषमताएं हैं, ऊंच और उच्च वर्ग और निर्धन वर्ग। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में गैप्स थे, हाँ, लेकिन गैप्स इतने भयंकर नहीं थे। आज
जो उच्च वर्ग है वो बिल्कुल ऊपर है, हाईएस्ट पीक पर है, और जो निम्न वर्ग है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। मीन्स उच्च और निम्न वर्ग के बीच का जो गैप है वो बड़ा है, इनइक्वालिटी बड़ी है 75 वर्षों में। जब गरीबी अगर आप कहते हो आंकड़ों में घटी है तो जनसंख्या बढ़ी भी है, उसको क्यों नहीं देखते आप? आजादी के समय कितनी जनसंख्या थी और उसमें गरीबी का अनुपात क्या था? आज जितनी जनसंख्या है, चीन को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं, आज जितनी जनसंख्या है उसमें आप गरीबी के अनुपात का अंदाजा लगाइए। उस समय बेरोजगारी का अनुपात उस समय की जनसंख्या के आधार पर था, आज आप बेरोजगारी का के दंश का वो जो झेल रहे हैं उनसे पूछिए तकलीफ क्या है। और इस संदर्भ में मैं एक बात दोहराना चाहूंगी, उसको समझने की कोशिश करिएगा। बनेंगे अगर ऊंचे महलों में बैठकर नक्शे, तो हम गरीबों के हिस्से में एक मौका तक न आएगा। बनेंगे अगर ऊंचे महलों में बैठकर नक्शे, तो हम गरीबों के हिस्से में एक मौका तक न आएगा। इट मीन्स अगर पॉलिसीज बनाने वाले लोग अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाने वाले लोग एयर कंडीशन महलों में बैठकर हमारे वेलफेयर की पॉलिसी बनाएंगे, तो कभी भी वही होगा कि हम अपनी जान दे देकर तुझे आबाद करते हैं, मगर ये गोले गोले गुलिस्ता तेरी वीरानी नहीं जाती। जब तक ऊंचे मकानों में बैठकर सारी भौतिक सुख सुविधाओं संपन्नता से परिपूर्ण एयर कंडीशन संसद भवनों में बैठकर, विधानसभाओं में बैठकर जनता के हित की नीतियों का निर्धारण होता रहेगा, तब तक ये हिंदुस्तान जो है, इंडिया और भारत दो हिस्सों में ही बटा हुआ रहेगा और राम राज्य की परिकल्पना हम लोगों के लिए एक स्वप्न बनकर रह जाएगी। इट मीन्स फिर बात आ गई कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कल परसों मैंने आपसे ये बात कही थी कि भारत दुनिया का विशाल लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के भारतीय विधाता कौन है? आप हैं, हम आप सब लोग हैं, यूथ हैं। भारतीय विधाता तो आप हैं, वोट आपको देने जाना है, प्रतिनिधि आपको चुनना है,